सम्राट औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़लों का भारत में क्या हुआ? बंगाल की सरखेज़ ज़मीन पर कौन सी ऐसी ताकत थी जो कब्ज़ा करना चाहती थी? अंग्रेज़ों ने तो आए भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन उनकी रियल इंटेंशन क्या थी, मंशा क्या थी? आइए जानते समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित महाजन है और मैं आपका अपने चैनल लेमन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत ही कम ऐसे क्षण होते हैं जिससे कि एक कंट्री का इतिहास बदलता है। हमारा जो देश भारत है उसकी भी जो कालखंड है उसमें ऐसे कुछ क्षण आए हैं जिन्होंने हमारे देश की डेस्टिनी को बदल डाला है, किस्मत को बदल डाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो क्षण शायद वो था जब सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी और वहाँ पे उन्होंने देखा कि इतने ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है वॉर में, तो उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया और अहिंसा के पथ को अपना लिया। दूसरा होगा जब उन्होंने भारत पे आक्रमण किया सम्राट स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद, और उसके बाद जो मेन रहेगा मेरी नज़र में महमूद ऑफ गजनी का आक्रमण भारत के ऊपर, उसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण, और उसके बाद जो सब कुछ चेंज करने वाला वाक़या था वो था अंग्रेज़ों का सम्राट जहांगीर के दरबार में 1608 में आना ट्रेड की परमिशन मांगने के लिए, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना आधिपत्य भारत पे जमा लेना। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है वो आता है प्लासी की लड़ाई का, जो लड़ी गई 23 जून 1757 में। ये वो लड़ाई थी जिसके बाद अंग्रेज़ भारत के मालिक बनने के पथ पर अग्रसर हो गए। पहले तो वो थे ट्रेडर, व्यापारी, और उसके बाद वो बन गए देश के एक बड़े भूभाग के मालिक। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे राजाओं से लड़ाइयाँ लड़ी, उनके राज्यों को हराया और अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए, और अंत में तो ये समय आया कि पूरा का पूरा भारत उनके अधीन हो गया था। तो आज हम बात करेंगे प्लासी की लड़ाई जो 1757 में लड़ी गई थी। तो दोस्तों, उस वक्त पे भारत की कंडीशन क्या थी 1757 में? देखिए, 1757 वो वक्त था जब उससे करीबन 18 साल पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, ईरान के नादिर शाह का भारत के ऊपर। नादिर शाह, जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान से कोहिनूर भी लूट के ले गया था, पीकॉक थ्रोन भी ले गया था, और जो मुग़ल एम्पायर था उसकी साख को उसने बिल्कुल ही चकनाचूर कर डाला था। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद जो मुग़ल एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन पे था। इस वक्त पे शाह आलम II का राज्य था और कहा जाता था कि मुग़लों का राज सिर्फ दिल्ली की चार दीवारी तक ही है, दिल्ली की चार दीवारी के बाहर इनका कोई हुक्म नहीं चलता। तो देखिए, होता क्या है दोस्तों कि जब सेंटर वीक होता है ना, तो जो फ्रिंजेस होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। तो जो मुग़लों के सूबेदार, वो कहने को तो मुग़लों के सूबेदार थे, उन्हें मुग़ल अपॉइंट करते थे, लेकिन वो अपने आप में एक सेमी ऑटोनमस और बन जाया करते थे। उनके क्षेत्रों में उन्हीं का अधिकार चलता था। वो मुग़लों को कर भी अपने हिसाब से दिया करते होंगे, देना होता होगा तो देते होंगे, नहीं देना होता तो नहीं देते होंगे, क्योंकि उन्हें इतना तो पता रहता था कि अब मुग़लों के पास जो सेंट्रल कमांड है उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि हमसे ज़बरदस्ती कर वसूल सके। तो उस टाइम पे ये जो नादिर शाह आया था, नादिर शाह आया इसको पंजाब को क्रॉस करते हुए दिल्ली की तरफ, और उस टाइम पे बहुत सारे इन्वेडर्स भी ऐसे थे जो आते थे, जैसे उसके बाद आया अहमद शाह अब्दाली। तो ये लोग किस तरह से आते थे? ये लोग आते थे पंजाब से होते हुए दिल्ली तक, राजस्थान तक या गुजरात तक। तो इनके जो हमले थे वो भारत के पश्चिमी भाग या मध्य भाग तक ही रहते थे, उससे आगे वो बहुत कम जाया करते थे। बंगाल जो था वो दिल्ली से बहुत दूर था, और बंगाल उस टाइम पे भारत की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। उस टाइम के बंगाल में बंगाल आया करता था, बिहार आया करता था, उड़ीसा आया करता था। तो एक बहुत बड़ा इलाका था बंगाल का, और जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा समृद्ध था।
यहाँ की ज़मीन में खेती-बाड़ी बहुत ज़्यादा थी, ट्रेड बहुत ज़्यादा थी, सिल्क की ट्रेड बहुत ज़्यादा थी, ढाका की मलमल तो बहुत ज़्यादा मशहूर थी, उसकी ट्रेड बहुत ज़्यादा थी। तो बंगाल भारत की सबसे समृद्ध राज्य, सबसे समृद्ध एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मानी जाती थी। और उस टाइम पे वहाँ पे 1741 में अलीवर्दी खान थे जो वहाँ के नवाब बने। वो बेसिकली नवाब तो थे बिहार के, उन्होंने बंगाल के नवाब को हराया, उन्हें मार डाला और उसके बाद वो बन गए बंगाल के नवाब। अलीवर्दी खान एक बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छे रूलर थे अपनी जगह पे, बहुत अच्छा एक्यूमन था उनमें, माइंड बहुत अच्छा था उनका एज अ रूलर। तो उन्होंने देखा कि ये जो अंग्रेज़ हैं ना, अंग्रेज़ ये ट्रेड कर रहे हैं मुग़ल बादशाह के फरमान के अनुसार, लेकिन जितने टैक्स इन्हें हमें देने चाहिए उतने देते नहीं हैं। तो इससे जो हमारे जो ट्रेजरी है उसमें कर बहुत कम आता है। तो उनकी आंखों में ये खटकता था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई 1756 में। उसके बाद उनके जो पोते थे सिराजुद्दौला हैं, वो बने जी बंगाल के नवाब। अब सिराजुद्दौला थे 23 साल के। ये 23 साल के थे और कहा जाता था जवानी थी, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा था उनमें, समझ थोड़ी कम थी। तो उन्हें पहले ही चैलेंजेस थे, जैसे ही कोई नया गद्दी पे आता है चैलेंजेस तो उसको रहते ही हैं, तो उन्हें भी चैलेंजेस थे। जो अलीवर्दी खान थे उनके जीजा थे मीर जाफ़र, वो कमांडर इन चीफ थे बंगाल की आर्मी के, वो बनना चाहते थे नवाब, ये एक चैलेंज था। फिर उनकी बहुत सारे पूर्णिया के एक नवाब थे, वो भी बंगाल के नवाब बनना चाहते थे, उनसे भी चैलेंज था। तो इन्होंने क्या किया, आते ही इन्होंने मीर जाफ़र को जो था कर दिया डिमोट, कमांडर चीफ की पोजीशन से उन्हें हटा दिया और किसी और को बना दिया कमांडर इन चीफ आर्मी का। उसके बाद इन्होंने देखा कि ये जो अंग्रेज़ हैं, ये अंग्रेज़ तो जैसे इनके दादा अलीवर्दी खान ने देखा था कि अंग्रेज़ तो अनड्यू फ़ायदा उठा रहे हैं, कर पूरा देते नहीं हैं और ट्रेड बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनकी आंखों में एक खटका। अब उस टाइम पे अंग्रेज़ क्या थे ना, अंग्रेज़ों के 3 पोर्ट्स पे ये काम किया करते थे अंग्रेज़, मद्रास में, कलकत्ता में और बॉम्बे में। सेंट जॉर्ज था मद्रास में, फोर्ट जॉर्ज था सॉरी मद्रास में, और फोर्ट विलियम था कलकत्ता में। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि हमला कर दिया फोर्ट विलियम पे कलकत्ता में, और वहाँ पे अंग्रेज़ों का जो छोटा सा गैरिसन था उसको हरा के उनको बना लिया बंदी। जब उनको इन्होंने बंदी बनाया तो इन्होंने जो पकड़े गए लोग थे, इन्हें एक कैद खाने में रखा, एक छोटी सी जगह में, जहाँ इन लोगों को रात भर रखा गया। करीबन 146 लोग थे। तो इसे कहा जाता है कलकत्ता ब्लैक होल। उस टाइम पे 140 लोगों को उन्होंने छोटी सी गली के अंदर या छोटे से तहखाने के अंदर बंद करके रख दिया। सुबह को जब उन्हें बाहर निकाला 140 लोगों को, तो उसमें से 123 लोग थे वो मर चुके थे, क्योंकि उनकी दम घुट चुका था। सिर्फ 23 लोग वहाँ से ज़िंदा निकले थे। जब ये फोर्ट विलियम की खबर पहुंची मद्रास में, फोर्ट जॉर्ज में, तो अंग्रेज़ों ने अपनी एक सेना इकट्ठी की, रॉबर्ट क्लाइव को बनाया उनका सेनापति, और वहाँ से सेना भेजी फोर्ट विलियम को वापस लेने के लिए। रॉबर्ट क्लाइव के पास थे 3100 सैनिक। ये कुछ सैनिक तो ये मद्रास से लेके आए थे, और कुछ यहाँ पे जो भागे हुए थे फोर्ट विलियम से वो भी उन्हें मिल गए। तो उनकी सेना बन गई 3100 लोगों की सेना इन्होंने खड़ी कर ली। अब सिराजुद्दौला के पास थे 20,000 लोग। रॉबर्ट क्लाइव ने फोर्ट विलियम पे हमला किया और उसे सिराजुद्दौला से आज़ाद करवा लिया। उसके बाद इनकी लड़ाई होती है प्लासी में 23 जून 1757 में जाके। वहाँ पे अंग्रेज़ों ने, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया। हराया कैसे, ये देखिए। इन्होंने मीर जाफ़र को अपने साथ मिला लिया। मीर जाफ़र जो कि अलीवर्दी खान के जीजा थे। अब मीर जाफ़र तो पहले ही उन्हें कमांडर इन चीफ की पोजीशन से हटा दिया था सिराजुद्दौला ने, वो तो नवाब बनना चाहते थे, तो उनकी तो ग्रजेस थीं। तो अंग्रेज़ों ने उनकी ग्रजेस का फ़ायदा उठाया। फिर एक बहुत बड़े बैंकर थे बंगाल के, जगत सेठ, उनको भी अंग्रेज़ों ने अपने साथ मिला लिया। फिर 2 भाई थे कोर्ट में सिराजुद्दौला के, राय वल्लभ और राय दुर्लभ, उन्हें भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया। तो इस तरह उन्होंने जो सिराजुद्दौला था उसकी जड़ें ही काट डाली
कहने को तो सिराजुद्दौला की सेना थी 20,000 की, लेकिन जब लड़ाई लड़ने आए तो उनकी बहुत सारी सेना तो लड़ने ही नहीं आई। अंग्रेज़ों ने इन्हें लालच दे दिया और ये लोग लड़ने ही नहीं आए और सिराजुद्दौला अकेले लड़ गए, अकेले पड़ गए और अंग्रेज़ों ने उन्हें अंततः हरा दिया और उन्हें मार डाला। उसके बाद इन्होंने बनाया मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब। अब मीर जाफ़र के लिए भी यही कहा जाता है जो जयचंद के लिए कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, जैसे विभीषण के लिए कहा जाता है। तो हमारी हिस्ट्री में 3 जो विलन्स हैं, एक तो हो गए जी विभीषण, दूसरे हो गए जी मीर जाफ़र, तीसरे हो गए जयचंद। अभी इमरान खान ने पाकिस्तान में ये मीर जाफ़र ही कहा था आर्मी वालों को। तो देखिए ये जो चीज़ है इससे इंडिया का लैंडस्केप ही बदल गया। मीर जाफ़र को इन्होंने नवाब बनाया तो मीर जाफ़र को भी समझ आ गया कि अंग्रेज़ तो अंडीव फ़ायदा ले रहे हैं हमारा। तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को भी हटा दिया, उन्हें 1500 रुपये की पेंशन लगा दी, बोला भाई तू तो निकल, तू नवाब बनने के लायक नहीं है, और उनके पोते को बना दिया नवाब। जब उनके पोते को नवाब बनाया तो उससे अंग्रेज़ों ने लैंड्स ले लिए, उसके बदले में कुछ ट्रिब्यूट भी ली, पैसे भी लिए उसके पोते से, और 3 ज़िले भी लिए जहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो गई। एक तो था चित्तौड़गढ़, दूसरा था बर्दवान और तीसरे का नाम मुझे याद नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। 3 ज़िले का पट्टा अंग्रेज़ों ने अपने नाम पे लिखवा लिया। तो अब ये देखिए अंग्रेज़ ट्रेडर से यहाँ पे बन गए ज़मीन के मालिक। तो अंग्रेज़ों को स्वाद लग गया कि अब ये ज़मीन हमारी है। उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1764 में लड़ी बक्सर की लड़ाई, नवाब के बंगाल के नवाब और अवध के नवाब की संयुक्त फ़ौजों से, उन्हें भी हरा दिया। उसके बाद इन्होंने मराठों से लड़ाई लड़ी, मराठों को भी हरा दिया। मैसूर में लड़ाई लड़ी, मैसूर में भी टीपू सुल्तान को हरा दिया। और ये सब कुछ 30-40 साल के अंदर अंदर हुआ। एंड में जाके इनकी जो लड़ाई हुई, जो इनका वास्ता पड़ा, वो पड़ा महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिखों से। एंग्लो सिख वॉर्स हुए, आप जानते हैं। वहाँ पे इन्होंने सिखों को भी हरा दिया और पूरे भारत पे अपना आधिपत्य कायम कर लिया। तो देखिए कॉलोनियल पावर जिसका रकबा, जो लैंड मास है इंडिया के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अंग्रेज़ मुट्ठी भर थे, फिर भी वो भारत पे कब्जा करके, भारत पे आक्रमण कर पे भारत पे कब्जा कर पाए। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि हम लोगों में एकता नहीं थी। अगर हम लोगों में एकता होती, हम छोटे छोटे अपने पर्सनल इंटरेस्ट में ना बंटे होते, तो अंग्रेज़ इस तरह से हम लोगों के साथ ये ना कर पाते जो उन्होंने किया। हमारे राजा एक दूसरे से ही लड़ते रह जाते थे, अपने छोटे छोटे वेस्टेड इंटरेस्ट को ही देखते थे। ये नहीं देखते थे कि कोई बाहर का आया है, इससे मुकाबला करना है। जब हिंदू राजा होते थे, जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था या महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था, तब भी इनका यही हाल था। और उसके बाद अगर ये तुर्क शासक भी यहाँ पे आ गए तो उनका भी यही हाल था कि आपस में ही लड़ते रहो। किसी को नवाब बनना है, किसी को राजा बनना है, किसी को अपना आधिपत्य कहीं कायम करना है, लेकिन जो कॉमन एनिमी है उसके खिलाफ वो इकट्ठे नहीं होते थे। तो इतिहास हमें यहाँ पे ये सीख देता है कि देश सर्वोपरि होता है, देश के लिए सोचो। अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट को साइड पे रखो। आपके छोटे छोटे इंटरेस्ट तो हमेशा चलते रहेंगे, ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। लेकिन अगर एक दुश्मन आपके सामने आता है तो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए इकट्ठे हो जाओ और उसका मुकाबला करो। क्योंकि अगर आपका देश सुरक्षित रहेगा तभी आप सुरक्षित रहोगे। तो दोस्तों मेरा सेशन आज का यही था। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।